हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जी कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल सीटेट बाबा पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सीटेट 2011 में पूछे गए सीडीपी के प्रश्न। फ्रेंड्स, मैं आपको सीटेट बाबा चैनल पर अभी तक जितने भी सीटेट एग्जाम हुए हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, सभी प्रश्न के अलग अलग सब्जेक्ट वाइज व्याख्या सहित सोल्यूशन करवा रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक सीटेट बाबा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आप देख लिए हैं आज का जो हमारा प्रश्न पत्र है वो 26 जून 2011 में पूछे गए सीडीपी के प्रश्न है। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? आपका पहला ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, तीसरा ऑप्शन है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता और चौथा ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो धैर्य और दृढ़ता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि शिक्षक में शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता होना नहीं चाहिए, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता नहीं होनी चाहिए, पढ़ाने की उत्सुकता नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है। अगर इसी प्रश्न को पूछ लिया जाता कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की विशेषता है, तो ये सारे आंसर सही हो जाते। लेकिन यहाँ पूछा गया है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। तो विशेषता तो ये चारों ही हैं शिक्षक के, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्राथमिक स्तर पर है धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन नंबर ए। देखिए व्याख्या को भी देखिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पाठ करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों के अनुभाग बदल दें, या फिर अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए, या अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, या फिर अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इसका जो सबसे उचित आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव को दिखाने के लिए, लोकतांत्रिक स्वभाव को प्रदर्शित करने के लिए विद्यार्थी को कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, और कुछ विद्यार्थी समूह बनाकर कार्य करते हैं, कुछ अकेले कार्य करते हैं, यदि ये बातें किसी अभिभावक को अच्छा नहीं लगता है तो अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। फिर भी दिक्कत हो तो शिक्षक से इस बात पर चर्चा करना चाहिए। व्याख्या देखिए, व्याख्या में लिखा है, यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें यह ठीक नहीं लगता है, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 मैं ला रहा हूं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। आपके पास ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर लिखा गया है बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था में बालक वस्तुओं के विषय में तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अगर प्रश्न इस तरह से नहीं पूछा जाता किस अवस्था में बालक अमूर्त वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है, तब आपका आंसर होता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो है 11 वर्ष से ऊपर। 11 वर्ष से ऊपर अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और इस अवस्था में बालक अमूर्त वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन प्रारंभ करते हैं। लेकिन आपके प्रश्न में वस्तुओं के बारे में वर्णन नहीं किया गया है कि वस्तु अमूर्त है या मूर्त, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। चलिए व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अपने वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे के इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताएं का विकास होता है, और ये 5 योग्यता है संरक्षण, संख्याबोध,
क्रमानुसार, वर्गीकरण और पारस्परिक संबंध की क्षमता। देखिए दोस्तों, इस व्याख्या को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है क्योंकि इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। आपका आंसर होगा 7 से 11 वर्ष। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कितने योग्यताएं हैं, तो 5 योग्यताएं हैं। और कौन कौन सी योग्यताएं हैं ये भी आपको याद रखना है। संरक्षण, संख्याबोध, कर्मानुसार, वर्गीकरण और पारस्परिक संबंध की योग्यता। फ्रेंड्स, एक वर्ष तो प्रश्न ऐसे पूछ लिया गया था कि किस अवधि में बालक वस्तुओं का वर्गीकरण करना सीख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक वस्तुओं का वर्गीकरण करना सीख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किए थे। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और पियाजे ने बालक के बौद्धिक क्षमता को 4 चरणों में बांटकर अध्ययन किया था। इन सब बातों को आपको याद रखना है फ्रेंड्स। मैं एक प्रश्न को इतनी अच्छी तरह से व्याख्या कर रहा हूं कि आप आगे आने वाले 10 प्रश्न को खुद ही सॉल्व कर देंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल सीटेट बाबा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मन का मानचित्रण संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना में से, या फिर मन के चित्र बनाने से, या फिर मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या फिर बोध बढ़ाने की तकनीक से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। व्याख्या देखिए, मन का मानचित्रण का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। आपके पास ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का उपयोग करना, या फिर क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विद्यार्थियों के सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है विद्यार्थियों के क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसका व्याख्या देखिए, व्याख्या को पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी विद्यार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का पोषण करता है? पोषण करने का मतलब विकास करता है। तो सृजनात्मकता का पोषण विकास करता है। ऑप्शन है आपके पास प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या फिर विद्यार्थी के परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना, या फिर अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप बच्चे के सृजनात्मकता का विकास करना चाहते हैं तो विद्यार्थी के जो अंतर्जात प्रतिभा है, यानी कि हर एक व्यक्ति में जो एक विशिष्टता होती है, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे वो दिव्यांग बालक हो, चाहे किसी भी तरह का बालक हो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर एक बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। हर एक बालक अपने आप में एक विशिष्ट बालक है और उसमें एक विशिष्टता होती है और वही विशिष्टता उसके आगे जो ज्ञान और सफलता को निर्धारित करती है। तो बालक के जो व्यक्तिगत विशिष्टता है उसको आपको महत्व देना है, तभी बालक में सृजनात्मकता का विकास हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। फिर भी एक बार व्याख्या को आप देखिए और समझने का प्रयास करिए। व्याख्या में लिखा गया है प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का विकास होगा। मतलब कि जब भी बच्चे क्लास में प्रश्न पूछेंगे और जितने ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे उतने ही उसमें सृजनात्मकता का विकास होगा। तो आपको बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा में प्रश्न पूछे, इसके लिए बच्चे को प्रेरित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? आपके पास ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया था कि अगर आपको सिर्फ तार्किक चिंतन का बात करें तब तो आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर उसमें मूर्त
या अमूर्त वस्तु जोड़ा जाए तब ध्यान देने की बात है। तो यहां पर दिया है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का अवधि होता है 11 वर्ष से ऊपर। तो यहाँ 12 वर्ष से ऊपर भी है, तो इसको भी आपको करेक्ट मानना है। 11 वर्ष से ऊपर या 12 वर्ष से ऊपर आपको करेक्ट मानना है। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं। और व्याख्या तो मैंने आपको 3 नंबर में करवा भी दिया था, फिर भी देखिए व्याख्या। कह रहा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास को 4 चरणों में बांटकर अध्ययन किया था। पहला अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था। पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था जिसका अवधि है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवधि है 2 से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवधि है 7 से 11 वर्ष। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवधि है 11 वर्ष से ऊपर। इस बात को भी याद रखना है। तो अगर आपको पहली चरण पूछ ले कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की पहली अवस्था क्या है, तो आपका आंसर जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था। अगर दूसरी अवस्था पूछे तो आपका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर तीसरी अवस्था पूछे तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर चौथी अवस्था पूछे तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। साथ ही इसके अवधि भी याद रखना है। संवेदी प्रेरक 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। ये सारी बात को आपको याद रखना है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया था। तो आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो जीन पियाजे के द्वारा किया गया। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास को कितने चरणों में अध्ययन किया? तो 4 चरणों में बांटकर अध्ययन किया। इन सभी बातों को आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखिए, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो देखिए प्रश्न को सही से पढ़िए। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अनअधगम भी सीखने की प्रक्रिया है। या फिर शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधगम प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। यहां पर गलत ऑप्शन ही हमें ढूंढना है, क्योंकि पूछ रहा है सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। तो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधगम प्राप्त होता है। यह बात बिल्कुल गलत है। अधगम का मतलब सीखना, बालक परिवार में भी सीखते हैं, बालक समाज में भी सीखते हैं, बालक अपने दोस्त से भी सीखते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि शैक्षिक संस्थान ही एक ऐसी स्थान है जहां बच्चे सीख सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है और हमें गलत ही ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर डी 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर भी आप व्याख्या को एक बार पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है दोस्तों, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी भी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। और ये अध्यापक सिर्फ शिक्षक ही नहीं, माता पिता भी हो सकते हैं, बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं और साथी भी हो सकते हैं। जिससे लोग सीखते हैं, जो सिखाते हैं वही शिक्षक है। और शिक्षक एक सुगम करता है, ये बात भी आपको याद रखना है। शिक्षक का कार्य है कठिन चीजों को विद्यार्थी को सरलता से समझाना। तो शिक्षक एक सुगम करता है। शिक्षक कठिन से कठिन चीजों को सरल बनाते हैं। और यह भी याद रखना है कि विद्यार्थी का पहला विद्यालय उसका परिवार है। तो प्रश्न आए कि विद्यार्थी का पहला विद्यालय क्या है, तो परिवार है, क्योंकि पहला ज्ञान उसे परिवार से मिलता है। और पहला अध्यापक बच्चे के माता पिता है। इन बातों को भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। दृष्टिबाधित मतलब जिन बच्चों को देखने में कठिनाई हो या बिल्कुल न देख पाते हो। तो 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। या फिर के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने के लिए छूट मिलनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कक्षा 5 में या किसी भी कक्षा के दृष्टिबाधित बालक हो या दिव्यांग बालक हो, सुनने में कठिनाई हो, देखने में कठिनाई हो या किसी भी तरह की कठिनाई हो, उसके साथ शिक्षक को समान व्यवहार करना चाहिए। वही व्यवहार करना चाहिए जो एक समान विद्यार्थी के साथ करना होता है। लेकिन इस बात को भी याद रखना है, उसके दिव्यांगता को देखते हुए उसे शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करना है। तो चूंकि वो दृष्टिबाधित बालक है तो उसे देखने में कठिनाई है, इसीलिए उसको हम श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से पढ़ाएंगे। श्रव्य मतलब सुनना, सुनने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे और सुनने वाले उपकरणों के माध्यम से उसे हम शिक्षण करवाएंगे। लेकिन व्यवहार उसे हमें समान ढंग से ही करना है। उसे दैनिक कार्यों में सहायता नहीं करनी है, नहीं तो उसके आत्मविश्वास घटेंगे। तो उसको आत्मविश्वास बन सके, उसमें आत्मविश्वास पैदा हो, इसके लिए यह जरूरी है कि उसे दैनिक कार्यों में किसी भी तरह की सहायता नहीं करनी चाहिए।
दूसरी बात, उससे कोई विशेष व्यवहार नहीं करना है, उससे वही व्यवहार करना है जो एक समान विद्यार्थी से होना चाहिए। नीचे दिया गया, क्या उसे निचले स्तर के कार्य करने के लिए देंगे, क्या उसे आसान कार्य करने को देंगे? बिल्कुल नहीं, उसे वही कार्य देंगे जो एक समान विद्यार्थी को दिया जाता है। लेकिन बस इसी बात को याद में रखना है कि उसके दिव्यांगता को देखते हुए हमें शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, समावेशी शिक्षा में बताया भी गया है कि हर तरह के बालक को एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक द्वारा विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के द्वारा पढ़ाना चाहिए। तो अगर आप कोई विशेष कार्य करते हैं तो वो समावेशी शिक्षा के खिलाफ होगा। देखिए इसका व्याख्या क्या लिखा हुआ है। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सीखने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी एक समान व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या है। 11 नंबर में लिखा गया है, निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर के अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, या फिर सात्रिद मतलब संगति की आवश्यकता, या फिर सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन नंबर ए, सी और डी जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित है। चलिए व्याख्या को पढ़कर सुनाते हैं आपको। शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकलना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्था। तो ये बात भी आपको याद रखना है। प्रश्न ऐसे भी यहाँ पर पूछा जा सकता था कि निम्न में से कौन से शारीरिक आवश्यकता से संबंधित है, तब आपका जो आंसर हो जाता वो हो जाता कि शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना शारीरिक आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, वह कौन सा साधन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? यह प्रश्न 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। इसका आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए व्याख्या देखिए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान के संबंधी विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहाँ उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उनकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है, डाइस को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, या फिर विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो फ्रेंड्स, अभिप्रेरित शिक्षण तब माना जाएगा जब विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जिस पद्धति से आप पढ़ा रहे हैं, वो सफल है कि नहीं है, बच्चे उसमें कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछने पर डिपेंड करता है। बच्चे जितने ज्यादा प्रश्न पूछेंगे, समझिए उतना ही ज्यादा आपका शिक्षण पद्धति सफल है और उतना ही ज्यादा बच्चे आपके शिक्षण पद्धति से इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए फिर भी व्याख्या को एक बार पढ़ते हैं। व्याख्या में लिखा गया है, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों तथा विशेषकर रुचियों के प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। देखिए इन सभी व्याख्या को गौर से पढ़िए। व्याख्या में जो भी चीज़ लिखा हुआ है, इससे आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा या आगे जो भी एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको आप हल कर पाएंगे। यहाँ पे तो एक बात याद रखना है कि विद्यार्थी अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त करने में सफल होगा जब वो क्या हो, जब वो अभिप्रेरित हो। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात कि अध्यापक को बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए किस तरह का एग्जाम्पल लेना चाहिए, किस तरह के शिक्षण करवाने चाहिए। तो अध्यापक को बच्चों के पूर्व अनुभवों के साथ और उसके रुचि के अनुसार अधिगम करवाना चाहिए, शिक्षण करवाना चाहिए, तभी बच्चे अभिप्रेरित हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ये प्रश्न भी 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, पियाजे। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। और पियाजे के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये संज्ञानात्मक विकासवादी है, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। बच्चे के बौद्धिक विकास को 4 चरणों में बांटकर अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। 16 नंबर पूछ रहा है, कृतिका अक्सर घर पे ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है। आपके पास ऑप्शन है शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है,
उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है या फिर विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने को अवसर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि विद्यालय में कृतिका के विचारों को मान्यता मिलती है, इसीलिए कृतिका विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, और घर पर उसके विचारों को मान्यता नहीं दिया जाता, इसलिए घर पे वो कम बात करती है। आपको बालक के बच्चे के जो विचार है उसको मान्यता देना है। बच्चों के विचारों की आप मान्यता देंगे तभी वो सीखने में उत्सुकता दिखाएगा। देखिए व्याख्या में क्या है, कृतिका अक्सर घर में कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। इसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता न मिलती हो अपेक्षाकृत विद्यालय में, इसीलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, क्योंकि विद्यालय में उसके विचारों को मान्यता दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या फिर समाज शास्त्र। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंध है? तो शिक्षा मनोविज्ञान इससे संबंध है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, 17 नंबर की व्याख्या को देखते हैं। 17 नंबर का व्याख्या आपके स्क्रीन पे। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। फिर से देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी के अनुरूप उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट 18 नंबर को देखते हैं। 18 नंबर में पूछा गया है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा ऑप्शन है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती हैं। दूसरा है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती हैं। तीसरा है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। चौथा है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। अगर बच्चे अभिप्रेरित हैं तो बच्चे सीखने में रुचि दिखाएंगे, अगर बच्चे अभिप्रेरित नहीं है तो सीखने में रुचि नहीं दिखाएंगे। ये तो क्लियर सी बात है। देखिए व्याख्या को पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है, शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अतः अभिप्रेरणा शिक्षार्थी के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। यह बात आपको याद रखना है, अभिप्रेरणा शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। आपके पास ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया, या फिर कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या फिर शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यार्थी का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या फिर शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निचली कक्षा। निचली कक्षा कहने का मतलब प्राइमरी लेवल पर 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास के एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। खेल विधि मनोविज्ञान के वृद्धि विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए एक बार व्याख्या को पढ़ते हैं। व्याख्या में लिखा गया है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता समान स्तर पर होती हैं। इसीलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के ऊपर। 21 में पूछा गया है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, या किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने के प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, या सीखने के तत्परता नियम, या फिर सीखने का सादृश्यता नियम। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी में लिखा गया है सीखने के सादृश्यता नियम। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए।
एक बच्चा अतीत, अतीत मतलब बीती हुई, अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो यह सादृश्यता नियम से संबंधित है दोस्तों, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं। 21 नंबर का व्याख्या है कि सीखने के सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थिति होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। यह सादृश्यता का नियम बताता है। तो सादृश्यता के नियम को आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आपके पास ऑप्शन है दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा या फिर सृजनात्मक विचार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दूसरों से झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तीनों, बाकी ये तीनों, चाहे अभिव्यक्ति में नवीनता हो, जिज्ञासा हो, सृजनात्मक विचार हो, ये तीनों ही प्रतिभाशाली बालक के गुण हैं। तीनों ही प्रतिभाशाली होने के संकेत है। दूसरे के साथ झगड़ना, ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा या फिर विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा या फिर अन्य समान बच्चों के साथ। तो फ्रेंड्स विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए समान बच्चों के साथ। ऐसा एनसीईआरटी 2005 में समावेशी शिक्षा में वर्णित है कि हर एक बालक को, चाहे वो विशिष्ट बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे वो विकलांग बालक हो या किसी भी तरह के बालक हो, सभी बालकों को समान विद्यालय में अलग अलग शिक्षण पद्धति द्वारा शिक्षा देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या को देखिए। व्याख्या में लिखा गया राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में समावेशी शिक्षा की स्तुति की गई है जिसमें सभी प्रकार के बच्चों माने समान एवं विशेष दोनों ही बच्चों को एक साथ एक स्थान पर शिक्षा दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो नवीनतम रूपरेखा है वो 2005 की है। तो अब तक के सबसे नवीनतम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 वाली है। ये बात आपको याद रखना है, ये प्रश्न आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपलब्धि देना, शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त कराने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, या फिर प्रतिपुष्टि मतलब कि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, या फिर अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं दोस्तों। व्याख्या में लिखा गया है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहार संबंधित विकास या फिर मानसिक विकास। तो फ्रेंड्स डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधित विकार है, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर दूं कि फ्रेंड्स एक होता है डिसलेक्सिया और एक होता है डिसग्राफिया। तो अगर डिसग्राफिया का बात करें तो डिसग्राफिया लिखने संबंधित विकार है। एक होता है डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया, तो अगर डिसकैलकुलिया का मैं बात करूं तो डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स संबंधित गणित संबंधित विकार है। तो आपको याद रखना है दोस्तों डिसलेक्सिया पठन संबंधित, डिसग्राफिया लेखन संबंधित और डिसकैलकुलिया गणित संबंधित विकार है। ये तीनों आपको याद रखना है, इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। आपके ऑप्शन है अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ या फिर नकारात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्रोन्मुखी भूमिका माता पिता को निभानी चाहिए बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन के ऊपर विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है निरंतरता से संबंधित, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत या अंतःसंबंध का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत ये बताता है कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास जो है भूमि से लेकर टुंब तक चलती है, माने कि माता के गर्भ में विकास शुरू होता है और कब्र तक विकास होते रहता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतरता का सिद्धांत बताता है। तो ऑप्शन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के ऊपर
सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? आपके आंसर है पेवलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की या फिर गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवाद सिद्धांतवादी। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का विकास किया, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को विकसित किया, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। या आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है दोस्त समग्र रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्य अवस्था या किशोरावस्था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों किशोरावस्था। यहाँ पे जो है दोस्तों अलग अलग अवस्था के अवधि भी पूछते हैं, तो आपको याद रखना है शैशवा अवस्था की जो जीवन अवधि होती है वो 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। बाल अवस्था 2 से लेकर 12 वर्ष। बाल अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, एक है पूर्व बाल अवस्था और एक है उत्तर बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था जो है 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। किशोरा अवस्था 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था को माना जाता है और किशोरा अवस्था में बालक जो है अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किशोरा अवस्था के बारे में स्टेनले हल ने बताया है कि यह आंधी तूफान की अवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो इस अवस्था से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसा भी पूछा गया था कि खिलौने की आयु किसे कहते हैं, तो खिलौने की आयु जो है दोस्तों पूर्व बाल अवस्था को कहते हैं। किस अवस्था में बालक जो है अपने ज्ञान इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है, तो दोस्तों इन्फेंसी एज जो है आपका शैशवा अवस्था जो है जो 0 से 2 वर्ष की है, इस अवस्था में बालक अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अनुकरण द्वारा सीखते हैं। सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के ऊपर और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चे में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोहलबर्ग द्वारा? पहले भी मैंने आपको बताया है, इसी वीडियो में बताया है कि जीन पियाजे के द्वारा बालक के बौद्धिक विकास को 4 चरणों में बांटकर अध्ययन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए व्याख्या को फिर भी देख लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 0 से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 18 वर्ष। इन सभी बातों को आपको याद रखना है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं आपको करवाऊंगा अब तक जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, मैं आपको सारे प्रश्न इसी तरह से हल करके बताऊंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल के सारे वीडियो को देख लिया तो आप आगे जो 2021-22 में ऑनलाइन माध्यम से सीटेट एग्जाम होगा उसमें 120 से भी अधिक मार्क लाने में सफल होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।